वेलकम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए फिर से आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए, जिस तरह से पता है आपको हमारा एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है, तो ठीक उसी तरह से आज जो हमारा क्लास रहने वाला है ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप ये बात कर लेते हैं, जो क्लास आपका 8 के लिए है, चाहे यूपीएससी बीपीएससी पीसीएस या फिर किसी भी अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 8 में ही क्यों ना, आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है पूरा चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है हमको। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले ये जो चैप्टर का आपका 1 कर दिया गया है, देख लीजिएगा जाके, आपको अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर 2 कहता है मृदा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो देखो यहाँ स्टार्ट होता है चैप्टर एक कहानी के तौर पर। कहानी ऐसी है कि एक तंजानिया अफ्रीका, जो तंजानिया आपको पता अफ्रीका का है, तो ये एक छोटा का गांव है और इस गांव में मांबा पानी लाने के लिए शाम को शीघ्र उठती है, मतलब सुबह शीघ्र उठती है और उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है और मम्मा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह अनेक परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सही बात है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार उन प्रक्रम करने वाले कारखाना चलाता है। और प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए दिखता है। उनके भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। अब वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियों भी उगाता है। अब जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर माम्बा जो है और पीटर जो है विश्व के दो विभिन्न विभिन्न स्थानों में रहते हैं। दो कहानी हम जाने हैं और उनके जो जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। सही बात है। यह भिन्नता जो है भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राणियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण जो है इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आप ये जानते हो कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो भूमि के क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहता है। शेष जो 70% भाग है वो या तो विरल जनसंख्या का है या फिर निर्जन है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर आगे चैप्टर में कहता है, पहला चैप्टर में टॉपिक आता है भूमि का। तो हम पहले पढ़ते हैं भूमि। भूमि यानी क्या हो गया, आपका जो स्थल मंडल है, स्थल जो आप जहाँ हम रह रहे हैं, हमारी घरें हैं, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के ही सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलीकृत पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। और वही जो उर्वर मैदाने हैं और नदी हैं, उनकी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के संघन बसे क्षेत्र हैं। अब भूमि का हम उपयोग कैसे करते हैं ये जानना पड़ेगा। जैसे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कृषि, वनिक, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों को सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे जलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और समुदाय भूमि के बांटा जा सकता है और निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि जो सामुदायिक है उसमें सामुदायिक भूमि है उसमें समुदाय के स्वामित्व में होती है और समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधियां बूटी के एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन की भी कहते हैं और जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नागरिकीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।
और आज जो भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, सामाजिक दर्शाती है। और जो वर्तमान है उसमें कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियां उसके प्रसार के कारण निम्नकरणीय भूस्खलन, मृदा अपरदन, वही मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। जैसे ये देख सकते हो हम उपयोग कैसे करते हैं, ये देख सकते हो ये आपको फोटो में दिया गया 2-3 से। जैसे पहले क्या था, इस तरह से हम हलों के साथ खेती किया करते थे, झोपड़ी करते, फिर हमने पक्के के घर बनाए, फिर भी हम खेती करते थे। पहले हल से किया करते थे, बैल से, अब हम ट्रैक्टर से करने लगे। फिर इसी जगह को हमने क्या कर दिया, और डेवलिश कर दिया। फिर यहाँ जो खेत हुआ करते थे वहाँ पर हम क्या करने लगे, ये पार्क बना दिए, हम घरे बना दिए बड़े बड़े। फिर इस तरह से देखो अभी जो आपका पार्क भी था वो आपके खेलने के लिए पार्क अच्छा बन गया, और बीच से जो है सड़क जो है और डेवलप हो गई। तो इस तरह से हमारा जो है भूमि का उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है, जो यहाँ दर्शाया गया है। अब भूमि जो है संसाधन, उसका संरक्षण भी तो करना जरूरी है, क्योंकि अगर भूमि खत्म हो जाएगी तो इतने इतने जनसंख्या बढ़ रहे हैं, हम रहेंगे कहाँ। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण, वही अगर बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ती मांग है, क्योंकि अगर अब पैदा हुए तो आपको खाना चाहिए ना। ठीक है, तो इसी के वजह से ये जानना जरूरी है कि जैसे बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग भूमि का बड़ा पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक ही रोकना चाहिए। वनोरोपण, भूमि उधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षणों के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब इसमें टॉपिक दूसरा आता है हमारा मृदा। भूमि तो समझ चुके हो, लेकिन भूमि जो मृदा है वही तो इम्पोर्टेंट है, मृदा को समझना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि के निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्ति खनिजों और जैव क्या होती है, जैव आगे द टॉपिक चला गया हमारा। हाँ, जैव तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होते हैं, और यह जो है अपैक्ष की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाता है। जैसे ये देखो आगे यहाँ पर ये हमारा जो बाकी रह गया है, इसमें देखो क्या कहता है, जैसे एक भू संकलन है। ठीक है, एक भू संकलन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें एक कहानी के तौर पर आपका दिया गया है। जैसे भू संकलन हम सिंपल समझते हैं। भू संकलन को समान रूप से सैल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे भूकंप आया, बाढ़ आया, जलवायु आया, इसके घटित होते हैं तो लंबे समय तक भारी वर्षा से भू संकलन होता है। या जो है नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घटियां हैं उसके आवासों में विध्वंस आ जाता है, और पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एवं मुख्य विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय कहलाती है। ठीक है, वही एक वस्तु स्थिति अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगो पीओ के निकट एक पांजी गांव है। उसमें बड़े भूसंकलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूसंकलन क्या था, यह भूसंकलन जो है पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र जो है वो नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। ठीक है, वही न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या कहलाता है। तो देखो वैज्ञानिक जो है विधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भू संकलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंध कैसे है। जैसे भू संकलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाने इसमें जो है प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, भू संकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, और सत्ती अब्बा तथा जो है झरनों प्रवाहों के साथ भू संकलन की गतिशील को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अभाव नियंत्रण उपाय जो कार्यान्वित किए गए हैं। तो ये सारे जैसे दिए गए, देखो ये जैसे प्रतिधारी दीवार बनाया गया है, इस तरह से हमारा जो है भू संकलन को रोका जा रहा है। अब जैसे हमने ये तो समझ लिया
कि मृदा की कैसे परिच्छेदिका होते हैं। जैसे एक देखो, ये हमारा है बीच वाला मृदा, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, और वनस्पति के साथ ये ऊपरी मृदा कहलाती है। इसी पर हम जो है हमारे पेड़ पौधे जो भी हैं रहते हैं। वही बालू का गाद कली के साथ उप मृदा कहलाता है। जैसे अब ज्यादा खनते हो तो देखते हो ना, मिट्टी के साथ कभी कभी बालू मिट्टी निकलने लगता है, तो ये मिट्टी कहलाता है बालू गाद कली के साथ उप मृदा। फिर उसके नीचे आता है आपसीय चट्टानी पदार्थ, फिर उसके नीचे आता है जनक चट्टान पदार्थ। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, और एक बात यहाँ पर ध्यान देना, कहता है कि केवल 1 सेंटीमीटर जो अगर मिट्टी है, अब देखते हो इतनी इतनी मिट्टियां कहीं कहीं बर्बाद किए जा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर का जो मिट्टी है उसको बनने में लगभग 100 साल से भी ज्यादा लग जाता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। समझ सकते हैं आप। अब जैसे मृदा है, एक ग्राफ के टाइप का दिया गया है मृदा। इससे जैसे अब जैल सेल रंग गठन रासायनिक गुणवत्ता खनिज मात्रा ये सब चीजें हमारी मृदा में आती है। जलवायु तापमान वर्षा अपेक्ष ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है मृदा। उच्चवांचक तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। हम जहाँ हैं वो हमारी मृदा है, हमारी मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, अब मृदा निर्माण के कारक समझना पड़ेगा हमको क्या है। तो मृदा निर्माण के जैसे कारक की बात करें तो देखो, जैसे कहता है मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में यह भी भिन्न है। और मृदा का निम्नकरणीय संरक्षण के उपाय मृदा अपवर्तन और छिन्नता मृदा जो संसाधन है उसके लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नकरणीय हो सकता है। मृदा के निम्नकरणीय में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूसंकलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है, जैसे मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है, जैसे देखो समोच्च रेखीय जुताई इस तरह से होता है। वेदिका फॉर्म कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। एक वेदिका फॉर्म, ये समुच्च रेखीय जुताई क्या है ये समझना पड़ेगा। जैसे देखो, वेदिका फॉर्म का मतलब ये है कि चौड़े समतल सोपन अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए गए ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपयोग हो, और इससे पृष्ठीय प्रभाव मृदा अपरदन कम हो जाता है। यानी एक होता क्या है कि ऐसे जो है आपके ज़्यादा जो जैसे चाय की पत्ती उगानी है, तो उसको उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे बात करें कि असम टाइप इधर आपका जो है थोड़ा बारिश होती है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, पहाड़ों पर इस तरह से बना दिया जाता है कि जो पानी आए तो पानी जो है जितना उसके लिए आवश्यक है उतना ही पड़े, बाकी वह जो पानी है सारा गिर जाए। ठीक इसी तरह से इस तरह से सीढ़ी के टाइप का आपका बनाया जाता है। एक होता है समुच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखीय के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये जो है समुच्च रेखीय जुताई। रक्षक मेखलाएं क्या है, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। सही बात है। अब चलते हैं, जैसे एक होता है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। इसमें समोच्च रेखीय पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है, और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। क्रियाकलाप आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया गया, ये क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आइए आगे चलते हैं हम। चट्टान बांध क्या कहलाता है। चट्टान बांध क्या है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाई जाती है। यह नालियों की रक्षा करती है और मृदा क्षति को रोकती है। बीज की फसल उगाना क्या कहलाता है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है। सही बात है। अब हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे मृदा रहे कुछ भी रहे, जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं। तो जल ही जीवन है। अब जल रहेगा तो ही ना हम क्या कर पाएंगे, सारी खाने ये सब चीज़ें उगा पाएंगे, फसल उगा पाएंगे। अब जल क्या है, जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जल एक महत्वपूर्ण नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। सही बात है। और भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। पूरा अर्थ का 3/4 भाग जो है जल से ढका है, जल, समझ सकते हो। और अब देखो, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। यानी आपको इसको कह सकते हो कि हमारे पृथ्वी जो है क्या है, जल ग्रह है, समझ सकते हैं, नीली ग्रह जिसे कहते हैं। लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था।
सिंपल सी बात है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे जंतुओं को मदद करते हैं, महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो लवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग जो है 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवन जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। इसलिए ये जो है जल जो अलवनीय है, वो जल है, वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है और पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने के और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल के प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण मुख्य बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगद फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नागरीकरण और बेहतर जीवन होता है। ठीक है। अब जैसे एक यहाँ पर समझ सकते हो कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। ये समझ सकते हो कैसे? आइए समझते हैं। वो पीने के लिए लगभग 3 लीटर का उपयोग करता है दिन भर में, पूरा एक दिन में। खाना खाने के लिए 4 लीटर का उपयोग करता है, नहाने के लिए 20 लीटर का उपयोग करता है, शौचालय के लिए 40 लीटर का, वस्त्र धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए 40 लीटर का, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर का, बागवानी के लिए जो है 23 लीटर का, कुल जो है 150 लीटर का। आप अपने तरीके से सोच सकते हो कि आप जो है कि कितना उपयोग करते हो दिन भर में पानी। ठीक है। अब जल की उपलब्धता की समस्याएं हैं। जैसे विश्व के कई देशों में जल की कमी, अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, ये सारी चीजें। पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवनीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। अब ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे होता है? आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथा ये जो है इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से संशोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव करने के लिए संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देता है। इनमें से अधिकांश रासायनिक अजैव नवीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषणों को जल निकायों में छोड़ने, पूर्व बाह्य स्रावों और उपयुक्त विधि से क्या किया चाहिए? संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। वन और अन्य जो वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठभूमि को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचाई करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षतिज को रोकने के लिए क्षेत्र को क्या करना चाहिए? सिर्फ क्लोर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है और वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के ड्रिप अथवा जो टपकन है, एक मिनट ये क्या होगा, हाँ, टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है और सिंचाई की इन विधियों को क्या करना चाहिए? अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों का संरक्षित किया जा सकता है। एक प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव होता है। ऐसे स्कूल के बच्चे हंसली प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी होती है। भारत के पूर्वी और पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसी रेशमी जो स्कार्फ देखकर उत्साहित होता है। यह खूबसूरत जो है स्कार्फ है। और अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों की प्राप्ति से किया जाता है।
जो शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं। और बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक क्या किए एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, मान लो कि अगर आपका एरिया में वर्षा हो रही है, तो आपके घर में इस तरह से छत पर ऐसे छत बनाना चाहिए आपको कि वाटर रिस्टोर हो सके, मतलब क्या हो सके, वहाँ पर स्टोर हो सके अच्छे तरीके से। यानी मान लो कि अगर 2 घंटे तक ही वर्षा हुई, तो आपके जो है छत पर लगभग जो है 8000 लीटर जल जमा हो सकता है, समझ सकते हैं। और 8000 लीटर जल जो है आप बचा सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, निर्भर करती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मोकले के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल लेटगस तारपीन का तेल देते हैं, गोंद औषधियाँ पौधे के कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यानी आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जो पेन पेपर लेके, वो आपका पेड़ से बना है। ठीक है, पौधे के असंख्य उपयोग हैं, इनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट जलीय जीव रूप में आते हैं। इनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्ति होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फलों के परागमन में मदद करती है, परितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है और अपघटों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक है और जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे क्या आप जानते हैं कि CITES जो है, यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इन डेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना, एक जो है फ्लोरा एंड फौना जो है सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन प्राणी एक पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधे की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एले कुछ उदाहरण जैसे हो सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लो, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको होमवर्क समय लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आगे भी ले लीजिए। ठीक है, और इसको आपको जो है खुद से बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो हमारे यहीं तक क्लास होता है। हम आपके लिए जो है पूरा 6 से लेकर 12 तक NCERT क्लास लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। बाय।